नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका हैं कृष्ण सोबती। सीबीएसई द्वारा निर्धारित एनसीईआरटी की पुस्तक आरोह भाग 1 में से लिया गया है। मियां नसीरुद्दीन, जिसे लिखा है लेखिका कृष्णा सोबती ने। ये है लेखिका कृष्णा सोबती जी। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म और व्यक्तित्व, यानी कि लेखिका परिचय। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली में हुई। इनकी रचनाएं, उपन्यास इन्होंने लिखे जिंदगी नामा, दिलो दानिश, काय लड़की, समय सरगम। इनके कहानी संग्रह हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी औधेरे के, और शब्द चित्र तथा संस्मरण इन्होंने लिखे हैं हम हशमत और शब्दों के आलोक में। इनके सम्मान, इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शिरोमणि सम्मान, महत्तर सदस्यता यानी कि साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। साहित्यिक परिचय इनका ये है कि हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना चाहिए, किंतु विशिष्ट लिखना ही अति उत्तम है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, कालजयी यानी कि उस समय पर जो लोगों पर बीती थी, वो जो रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा गया है। यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ ये जो सारी कहानियां हैं ना, ये भारत और पाकिस्तान विभाजन के ऊपर इन्होंने लिखी हैं। भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत कृति का विशिष्ट स्थान है। इनकी भाषा शैली, इनके भाषिक प्रयोग में विविधता है। इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकापन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक स्थान साथ इनकी रचनाओं में मौजूद रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं पाठ का सार। मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। मियां नसीरुद्दीन का चरित्र बड़ा ही दिलचस्प और रोचक है। एक ऐसे कलाकार माने जा सकते हैं जिनकी कला कौशल उनके साथ ही लुप्त होने के कगार पर है। वह अपने पारंपरिक पारिवारिक पेशे में बड़े माहिर हैं। उनकी बात करने का अंदाज भी बड़ा ही दिलचस्प और निराला है। यदि उनसे कोई कुछ सवाल पूछता है तो बदले में वे वही सवाल पूछते हैं और किसी भी सवाल का जवाब बड़ा ही घुमा फिरा कर देते हैं। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र है जो कि हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि लेखिका का ये जो शब्द चित्र है हम हशमत, इसमें से मियां नसीरुद्दीन लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। इसमें एक शब्द आया है नानबाई। नानबाई उसे कहा जाता है
जो अनेक प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर होता है उसे कहा जाता है नानबाई। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं एक रोटियां बनाने वाला हूँ या एक ढाबे पे काम करता हूँ, अपितु वो उसे एक कला समझते हैं और करके सीखने के हुनर को असली मानते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि मियाँ नसीरुद्दीन का ये मानना है कि अगर वो कोई व्यक्ति कहे कि मैं रोटी बना लेता हूँ तो उससे कुछ नहीं होगा जब तक वो उसे बनाकर नहीं दिखाता। तो ये है मियाँ नसीरुद्दीन, जो कि एक बहुत अच्छे नानबाई हैं। अनेक प्रकार की 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। ये जो मियाँ नसीरुद्दीन हैं, इन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती हैं। 56 प्रकार की रोटियां बनाने में ये स्वयं को माहिर मानते हैं, इसलिए वह अपने क्षेत्र में खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उन्हें लगता है कि इतने प्रकार की रोटियां कोई भी नहीं बना सकता या मुझसे अच्छा नानबाई इस क्षेत्र में तो कोई है ही नहीं। वे खुद को दार्शनिक भी समझते हैं और खुद को सुकरात से कम नहीं समझते। बहुत बोलते हैं किंतु काम अपना बड़ी मेहनत के साथ करते हैं और उनकी मेहनत कशी अनुसरण करने योग्य है। वो इतनी मेहनत करते हैं कि हमें भी लगता है कि उनकी मेहनत ये, यानी कि अपने काम में मेहनत करना हमें लगता है कि अनुसरण करना चाहिए। उनकी आँखों में चालाकी भी है, भोलापन भी है। उनके माथे पर यह हुनरमंद कारीगर की तरह के तेवर दिखाई देते हैं। वक्त की मार के साथ, यानी कि उनकी जो उम्र है छोटी नहीं है, अधपकी उम्र है, यानी वो 50-60 साल के बीच में है। वक्त की मार के साथ वे स्वयं को बड़ा खानदानी व्यक्ति समझते हैं और उसके लिए तरह तरह के उदाहरण भी देते हैं। अर्थात इसमें कहने का अभिप्राय है कि उन्हें अपने खानदान पर गर्व है कि वो बहुत अच्छे नानबाई थे। लेखिका बताती है कि एक बार मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी और मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। वहाँ पर आटे की पट पट की आवाज़ आ रही थी, तो उसे तो एक बार तो लगा कि कहीं सेवैयाँ बनाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। लेकिन जब पूछताछ की तो पूछताछ करने पर पता चला कि ये तो खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आँखों में चुस्ती और माथे पर कारीगर के तेवर थे। देखिए किस अंदाज में ये जो रोटियां बना सकते हैं, बनाना जानते हैं, तो कितना गर्व होता है इन्हें अपनी कला पर, अनेक गरूर होता है। लेखिका के प्रश्न पूछने पर, क्योंकि लेखिका ने जाते ही प्रश्न पर प्रश्न दाग दिए, तो एक बार मियाँ नसीरुद्दीन को लगा कि अवश्य ही ये कोई अखबार वाला है। लेखिका के प्रश्न जब पूछे तो उन्होंने अखबार वालों पर व्यंग्य किया, क्योंकि वे अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते थे। उन्हें अखबार वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? तो मियाँ नसीरुद्दीन ने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मीन्स होता है पिता, इनके वालिद मियाँ बरकत शाही, यानी पिता का नाम है बरकत शाही, अच्छे नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कलन थे। यानी कहने का अभिप्राय उनके पिता और दादा दोनों ही नानबाई थे। तो ये तो पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि ये गुण कहाँ से सीखा, कि ये गुण तो उनके खून में है। दादा नानबाई हैं, पिता नानबाई हैं, तो ये तो उनके घर का काम है। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया
कि उन्होंने यह काम अपने पिता दादा से सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा है। कहने का अभिप्राय ये है कि पिता और दादा ये काम करते थे, तो ऐसे नहीं है कि हम बैठे रहे, पिता दादा काम करते थे तो हम भी सीख गए, ऐसा नहीं है। हमने भी उनके साथ साथ बहुत मेहनत की है। लेखिका ने भी जब ऐसा पूछा कि किस तरह से सीखा, तो उसने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर जिम बे फे तक जाता है। कहने का अभिप्राय ये है, ये उर्दू के शब्द हैं, जे बे फे यानी कि क ख ग जिस तरह से होते हैं वो उर्दू में जे बे फे आता है और हिंदी में क ख ग आते हैं। या फिर वो कहता है कि जिस तरह से पहले कच्ची पक्की दूसरी से होते, बच्चा क्या करता है, क्लास दर क्लास आगे चढ़ता जाता है, केजी में, फिर LKG, UKG फर्स्ट, इस तरह से सेकंड, तो इस तरह से करते हुए ऊंची जमात तक, बड़ी कक्षा तक पहुंच जाता है। उसी तरह से हमने भी छोटे छोटे काम, कहने का अभिप्राय ये है उसका कि हमने शुरू में ही रोटियां बनानी नहीं सीख ली थी। सबसे पहले हमने उसका जो आधार होता है छोटे छोटे काम करना, जैसे बर्तन धोना, भट्टी जगाना, भट्टी को आंच देना इत्यादि, आटा गूंदना इत्यादि, यह हुनर पाया है। पहले हमने ये छोटे छोटे काम किए हैं और उसके बाद हमने ये रोटियां बनाने की कला सीखी है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। इस लाइन का अभिप्राय ये है कि तालीम की तालीम, रोटियां बनाने का जो हुनर है, रोटियां बनाने की जो कला है, उससे पहले की जो आधार शिक्षा है, तालीम में शिक्षा और उसके शिक्षा की भी शिक्षा, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस तरह से पहले ही दिन से इस तरह की इतनी अच्छी रोटियां बनानी कोई भी व्यक्ति नहीं सीख सकता है। पहले उसका आधार बनाना पड़ता है। एक बच्चे को जब तक हम क ख ग नहीं सिखाएंगे तो वो बड़ी कक्षा में कैसे जा पाएगा, उसका बेस बनाना पड़ता है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पक सके ना पानी से बन सके। यानी मियाँ नसीरुद्दीन किस्सा गोई में भी बड़े माहिर थे, तो उन्होंने ऐसे ही अपनी प्रशंसा अपने आप दाग दी उसके सामने कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो तो खानदानी नानबाई थे, खानदान के नाम पर उन्हें वो गर्व करते हैं। और उन्होंने ऐसे ही कोई बात बोल दी कि एक बार किसी बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा था, उनके पूर्वजों से कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पक सके ना पानी से। और इन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे अपनी बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। ये एक कहावत भी है कि कुएं में रोटी पकाना, यानी कि असंभव, इसका मतलब होता है कि असंभव काम को भी संभव कर दिखाना। लेखिका ने जब ये कहावत सुनी और जब मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने बादशाह को बिना आग और बिना पानी से बना हुआ पकवान खिलाया, तो लेखिका ने उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। उसकी सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया, यानी कि उस पर प्रश्न दागे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मियाँ नसीरुद्दीन भड़क उठे। लेखिका ये जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। किसका? मियाँ नसीरुद्दीन का। वे बादशाह का नाम तो स्वयं ही नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़ा था। वे इधर उधर की बातें करने लगे ताकि लेखिका को चलता करे या ये इस बात को इधर उधर कर दे। जब लेखिका प्रश्न पर प्रश्न दागती रही तो अंत में खींच कर बोले, आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है? आपको कौन सा चिट्ठी पत्री भेजनी है जो इतना अंत तक जाकर मेरे से ये नाम पूछ रहे हो? लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया। बब्बन कौन था? जो इनके यहाँ काम करते थे। जब लेखिका ने उनके बारे में पूछा कि इन लड़कों को तुम इतना काम इन लड़कों से क्यों लेते हो, तो उन्होंने कहा वे उन्हें मजदूरी देते हैं
उनकी मजदूरी वे कभी भी नहीं रोकते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि 2 रुपये मन कनक का आटा और 4 रुपये मन मैदे का आटा, इस तरह से रोटियां बनाने की उन्हें पूरी मजदूरी दी जाती है। जब लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की, कितने प्रकार की रोटियां होती हैं, ये इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट रोटियों के नाम गिनवा दिए। बाकरशाही, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी रोटी पर एकदम से वो तुनक कर बोले। ये 56 प्रकार की रोटियां। तुन की रोटी पर एकदम ये तुनक कर बोले, बहुत महीन रुमाली रोटी। तुन की रोटी बहुत महीन होती है, इतनी महीन, इतनी पतली होती है कि पापड़ से भी पतली रोटी होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब तो समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया, ना ही अब कदर करने वाले हैं। पहले लोग मांग मांग कर रोटियों की किस्में बता कर लिया करते थे कि किसी को रुमाली रोटी चाहिए तो किसको तुनकी चाहिए तो किसी को शीर माली चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है और ना कोई कदर करने वाला है। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, यानी तंदूर में जो भारी और मोटी रोटी बनती है लोग चुपचाप ले जाते हैं। हर व्यक्ति जल्दी में, किसी को इतना समय नहीं है कि एक टाइप की रोटी बताकर और उस प्रकार की रोटी के लिए वो वहाँ खड़ा रहे। तो मियाँ नसीरुद्दीन यह कहते हुए यादों में खोते हुए कहते हैं, क्या बनाएं और क्या खिलाएं, अब तो कुछ भी समझ नहीं आता। आजकल के तो लोग किसी तरह की तारीफ करना भी भूल गए हैं। तंदूर से निकली रोटी खाई, हजम गई पेट में हजम, इससे ज़्यादा वो लोग और कुछ नहीं कहते हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन इस बात पर दुखी भी बहुत होते हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन की इनमें से चारित्रिक विशेषताएं उभर कर आती हैं। उनमें पूरा आत्मविश्वास है, वे परिश्रमी हैं, बहुत मेहनती हैं, अपने पेशे के प्रति समर्पित हैं, उन्हें अपने पेशे से बहुत लगाव है। ये नहीं है कि लोग कहेंगे कि क्या रोटियां बनाता है एक छोटा सा पेशा है, नहीं, वे अपने पेशे से बहुत लगाव करते हैं और उन्हें ये बताने की कि उनका काम रोटियां बनाना है, इस बात में उन्हें कोई शर्म नहीं है। शागिर्दों यानी कि जो उनके यहाँ काम करते हैं, जो काम वाले रखे हुए हैं, उनका वे सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कार्य के प्रति हमारा समर्पण ही उसे महत्वपूर्ण बनाता है। ये बात महत्वपूर्ण है कि हम उसके प्रति कितना समर्पित है, हम अपना वो काम जो हमने पेशा शुरू कर रखा है, हम कितनी ईमानदारी से करते हैं। इसलिए हमें अपना कार्य ईमानदारी और परिश्रम से करना चाहिए। तो ये था इस पाठ का उद्देश्य। तो बच्चों, आप इस पाठ को दोबारा से पढ़िए, इसके मुश्किल शब्दों के अर्थों को याद कीजिए। धन्यवाद।